Good morning, student. Now we will discuss next topic of this chapter, chapter number 3, that is equilibrium constant from Nernst equation. Yesterday we have discussed about Nernst equation, and for its we have done its derivation. Okay, now today we will discuss a relation between equilibrium constant and E naught of cell using Nernst equation. So let us start it. Let us consider a Daniell cell in which following reaction takes place, है ना. हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेनियल सेल को कंसीडर कर लेते हैं जिसमें कि ये रिएक्शन होता है. ये हमें पहले भी पता है, हमने डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों ही पढ़ा हुआ है. तो डेनियल सेल में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज Zn solid plus Cu2 plus aqueous, that is changing into Zn2 plus aqueous plus Cu. ये रिएक्शन होता है डेनियल सेल में, हमें पता है. तो देखिए, अगर ये रिएक्शन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर सेल में और ये साइन रिवर्सिबिलिटी का है, और उस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो सकती है. तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगी उस सेल के पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये आपको पता है ना. तो उसी के लिए हमने क्या करना है, डेरिवेशन डिराइव करना है ना. तो हमने इस सेल की हेल्प ले लेनी है ना. तो देखिए, इस सेल में क्या होगा, इनिशियली जो Cu2 प्लस आयन है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि ये रिएक्टेंट है, जिंक है, और कंसंट्रेशन Zn2 प्लस आयन की जो है वो ज़ीरो होगी इनिशियली, हम कह सकते हैं, और कॉपर भी नहीं बनेगा इनिशियली, है ना. तो अब ये जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे, है ना. ये आपको पता है. तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली, ये जो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, ये जो कंसंट्रेशन है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, है ना. क्योंकि कॉपर आयन जो है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, कॉपर में, है ना. उनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी. और जो Zn2 प्लस आयन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिंक जो है उनकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी और वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे Zn2 प्लस में. क्लियर. तो ये सब कब होगा, जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है और रिएक्शन शुरू हो गया है, तब, है ना. अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हम और जो सेल की वोल्टेज है वो हम वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं. कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो इन दोनों की कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगी. क्यों, क्योंकि आपको पता है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना. तो after some time, at some particular time, what will happen, the concentration of Zn2 plus ion and Cu2 plus ion that will becomes equal to each other, है ना. तो जब इन दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो उस टाइम वो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना. इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और वोल्ट मीटर से जब हम उसकी वोल्टेज चेक करेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो वो फिर वोल्ट मीटर में ज़ीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज होगी वो ज़ीरो हो जाएगी उस टाइम पे. कब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. क्लियर. तो अब हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं इस कंडीशंस के लिए. हमें नर्स्ट इक्वेशन पता है. नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 ओवर एन इस रिएक्शन में N2 है, हमें ये पता है, इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड इलेक्ट्रोलाइट Zn2 प्लस एक्वस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोलाइट Cu2 प्लस आयन एक्वस, है ना. ये हमें पता है ऑलरेडी, है ना. अब हम क्या मान रहे हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब ये जो सेल की वोल्टेज है फ्रॉम वोल्ट मीटर वो ज़ीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. क्लियर. और उस टाइम पे
याद रखना ये जो रेशो है Zn2 प्लस एक्वस साइन डिवाइडेड बाई से U2 प्लस एक्वस साइन, वो क्या हो जाता है, दैट बिकम्स इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो इसकी वैल्यू जो है वो Kc हो जाता है, क्या हो जाता है, Kc हो जाता है, ठीक है। क्या Kc मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन व्हेन इट हैज़ अटेन्ड इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ये कंडीशंस अप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 1 में ये कंडीशंस अप्लाई कर दो एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंडीशंस जो अप्लाई करोगे आप, तो उनको अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन 1 जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ई नॉट ऑफ सेल हो गया, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, माइनस 0.0591/2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इस रिएक्शन में 2 हैं, इनटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की रेशो जो है, इन दोनों आइंस की रेशो जो है वो क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है रिएक्शन में। क्लियर। तो यहाँ से इसको इधर ले जाइए, तो इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, तो यहाँ से हम log ऑफ Kc जो है, log ऑफ Kc जो है वो ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ से हम log ऑफ Kc जो है वो निकाल सकते हैं, और log ऑफ Kc क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट ऑफ सेल, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.0591। तो ये रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है जब ई नॉट ऑफ सेल दे रखा होगा आपको, और एन जो है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बैलेंस रिएक्शन में, वहाँ से आ जाता है। तो अगर हम 298 केल्विन पे मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया है, अगर हमने यहाँ तो वैल्यू यूज़ कर दी, टेम्परेचर 298 के यूज़ कर दिया हमने, और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज़ कर दी है ना। फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम जो है वो पर मोल यूज़ कर दी है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करके ये वैल्यू हमने अप्लाई कर दी है। मोस्टली इन्हीं कंडीशंस के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो लेकिन हम इस रिएक्शन को जनरलाइज भी लिख सकते हैं। तो जनरलाइज जब लिखेंगे इस रिएक्शन को, तो जनरल फॉर्म में ये log ऑफ Kc क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू NF E0 ऑफ ओवर 2.303 RT होता है ना। जब टेम्परेचर कोई भी दे रखा हो सकता है, और कुछ भी दे रखा हो सकता है, और ई नॉट ऑफ सेल हमें दे रखा होगा, कई बार हमें ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड और ई नॉट ऑफ एनोड दे रखा होता है, तो उनको माइनस करके हम निकाल सकते हैं। एफ़ की वैल्यू हमें पता होती है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने होंगे वो हम देख के बैलेंस रिएक्शन में देख के पता लगा सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन से हम log ऑफ Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें n का पता होगा, ई नॉट ऑफ सेल का पता होगा, RT का तो पता होता ही है, f का पता होता ही है, तो हम log ऑफ Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर एंटी लॉग लेके हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, रिलेशनशिप बिटवीन E ऑफ सेल एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें दिया है, तो उस सेल में एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, ये हमें पता है, और उस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा, डेल्टा जी होगा उस रिएक्शन की। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और आपको पता ही है वो एनर्जी विच इज़ यूज टू डू सम यूज़फुल वर्क, है ना। तो वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम की, उस रिएक्शन की वो एनर्जी जो कि यूज़फुल वर्क को करने में यूज़ हो रही है, उसको बोलते हैं हम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी कई बार बोल देते हैं। तो वो हमने सिंपली यहाँ पे कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, तो उस सेल का जो ई ऑफ सेल होगा उस सेल का, ठीक है, एट एनी कंडीशंस, और उस सेल की जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगी, उनके बीच में रिलेशन जो है वो याद रखना है, वीकेंड से, और डिराइव करना है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है ये, बहुत सिंपल सा फार्मूला है ये, किस किस के बीच में, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और ई ऑफ सेल के बीच में। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखिए
इसको कैसे ड्राइव करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो सेल का ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, वो कितना है, ई ऑफ सेल आ रहा है जब उसको कनेक्ट कर दिया हुआ है और उसको जो हमने की लगा के वोल्ट मीटर लगा के साल्ट ब्रिज लगा के स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी जो ई ऑफ सेल वोल्ट मीटर से वो हमें वहाँ से पता चल जाएगी। तो वो मान लेते हैं ई ऑफ सेल जो है वो, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं सेल की, कि सेल की ईएमएफ जो है वो ई ऑफ सेल है, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि उस सेल में n इंटू एफ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फैराडे कांस्टेंट है, n इंटू एफ इज दी क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, है ना। हम क्या मानते हैं, n इंटू एफ इज दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। तो फिर हम इन दोनों के बीच में और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, तब जो है रिलेशन बिटवीन द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और ई ऑफ सेल जो वो आता है, वो ये रिलेशन हमें याद रखना है। और ये रिलेशन क्या आता है, ये है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई ऑफ सेल होता है ना। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन either lost or gain in a balanced chemical reaction, F is Faraday constant, और E of cell वो सेल के वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से वहाँ से देख सकते हैं ना। तो देखिए ये हमें रिलेशन याद रखना है। इस रिलेशन के ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, जब उस सेल का E ऑफ सेल दे रखा है, मान लो E ऑफ सेल दे रखा है, E ऑफ कैथोड और E ऑफ एनोड दे रखा है, तो दोनों को माइनस करके E ऑफ सेल निकाल सकते हैं आप, है ना। ई ऑफ सेल आपको दे रखा होगा, बहुत सिंपल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर लूज और गेन, वो हम रिएक्शन को देख के इजीली पता लगा सकते हैं। एफ़ की वैल्यू हमें पता होती है, तो हम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो है उसका जो हम कैलकुलेशन है इजीली कर सकते हैं। तो कई बार हमें अगर मान लो ये चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली दे रखी है और ई ऑफ सेल निकालना है और एन रिएक्शन को देख के पता लगा लेनी है हमने, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आ सकता है। क्लियर? Thank you.